नमस्ते। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये किसी किताब से नहीं है, बल्कि एक सुनने वाले ने हमें भेजी है। उनके दादाजी के साथ हुई एक घटना। वो कई सालों तक ट्रक चलाते थे और उन्होंने लिखा है कि ये कहानी उनके घर में ना कई बार सुनाई गई है और हर बार सुनकर एक अजीब सी सिहरन होती है। और ट्रक ड्राइवर्स की कहानियां हमेशा खास होती हैं, क्योंकि वो ऐसी जगहों और ऐसे समय से गुजरते हैं जहां हम और आप नहीं जाते हैं। उनकी दुनिया ही अलग होती है। बिल्कुल, रात के हाईवे, वो सुनसान ढाबे, मीलों तक फैला सन्नाटा, ये सब अपने आप में एक अलग ही माहौल बना देते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान का अनुभव, एक दादाजी की सुनाई बात, वो धीरे धीरे एक लोक कथा जैसी कैसे बन जाती है, और इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार बनाता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। अर्जुन नाम के इस ट्रक ड्राइवर के अनुभव की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि डर सिर्फ किसी भूत या आत्मा को देखने से नहीं आता। डर तो उन छोटी छोटी चीजों से पैदा होता है जो हमारे दिमाग में सवाल छोड़ जाती हैं। कहानी के पीछे का मनोविज्ञान समझना भी बहुत दिलचस्प होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर। उसका रोज का काम था मुंबई से पुणे माल ले जाना, और वो अक्सर देर रात में ही निकलता था ताकि ट्रैफिक से बच सके, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये घटना एक उस पुराने हाईवे पर हुई जिसे अब ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अब एक नया चौड़ा एक्सप्रेसवे बन चुका है। और देखिए, कहानी का कैनवस यहीं से तैयार हो गया। पुराना हाईवे, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक भूली बिसरी वीरान सड़क। हाँ, जैसे वो जगह समय में कहीं पीछे छूट गई हो। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है। मनोविज्ञान में इसे खास नाम दिया गया है, लिमिनल स्पेस। मतलब एक ऐसी जगह जो न यहाँ की है न वहाँ की। अच्छा, लिमिनल स्पेस मतलब एक बीच की जगह। हाँ, न घर न मंजिल, बस बीच का एक अनिश्चित रास्ता। और ऐसी जगहों पर हमारा दिमाग खतरों को लेकर ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और माहौल को और गहरा बनाने के लिए समय का भी जिक्र है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। नवंबर की हल्की ठंड, आसमान साफ था, बस कुछ तारे दिख रहे थे। अर्जुन की ट्रक लोनावाला घाट के नीचे के उस सुनसान रास्ते पर थी, और अकेलेपन को काटने के लिए वो रेडियो पर कोई पुराना गाना सुन रहा था। रात के 2 बजे का समय ये भी खास है। दुनिया भर की कहानियों में आधी रात के बाद का समय, खासकर 2 से 3 के बीच, उसे रहस्यमयी घटनाओं से जोड़ा जाता है। हाँ, एक तर्क तो ये है कि इस समय इंसानी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा वो सबसे पतला हो जाता है। लेकिन इसका एक ज्यादा व्यावहारिक कारण भी है। क्या? इस समय हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं, तो हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। असलियत और वहम के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। अच्छा, तो यहाँ से कहानी और भी खास हो जाती है। उस हाईवे पर एक खास मोड़ था, एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ एक सूखी हुई नदी। और अर्जुन ने उसने पहले भी उस मोड़ पर अजीब चीजें महसूस की थी। कभी लगा कि कोई तेजी से बगल से गुजर गया, तो कभी बस एक हल्का सा साया दिखा, लेकिन वो हमेशा इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर देता था। और ये कहानी सुनाने वाले की बहुत बड़ी चालाकी है, ये बताकर कि अर्जुन ने पहले भी कुछ महसूस किया है, हमें उस बड़ी घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया गया है। हाँ, ये कोई अचानक हुई बात नहीं है। बिल्कुल, उस जगह की हवा में ही पहले से कुछ अजीब था। ये छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में एक कांटा छोड़ देती हैं कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। ये कि उस जगह का अपना एक किरदार है, एक इतिहास है। और फिर उस रात वो बड़ी घटना होती है। जब अर्जुन ने वो आखिरी मोड़ लिया, तो उसकी ट्रक की हेडलाइट्स की सीधी रोशनी में कोई खड़ा था। यहीं से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बिल्कुल, कहानी में उस आदमी के हुलिये का जिक्र बहुत साफ है। वो सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ा था, एक पुराना मैला सा सफेद कुर्ता पहने हुए। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था, दिखा नहीं। वो एक मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़ा था, और लिफ्ट मांगने के लिए उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। 1 मिनट, लेकिन ये सफेद कुर्ता ही क्यों? अक्सर भूतिया कहानियों में सफेद कपड़ों का जिक्र क्यों होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। भारत में सफेद रंग के 2 बिल्कुल विपरीत मतलब हैं। एक तरफ तो ये पवित्रता और शांति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ ये शोक और मृत्यु का रंग भी है। तो जब कोई आत्मा सफेद कपड़ों में दिखती है, तो ये दोनों मतलब एक साथ आते हैं। एक पवित्र आत्मा जो शायद भटक गई है,
और मृत्यु का एक डरावना प्रतीक, और उसका मूर्ति की तरह खड़ा होना वो उसे और भी अमानवीय बना देता है। सही बात है। कोई जिंदा इंसान रात के 2 बजे ऐसे पत्थर की तरह नहीं खड़ा होता। ये तो किसी भी हिचहाइकर घोस्ट मतलब लिफ्ट मांगने वाले भूत की कहानी का क्लासिक सेटअप है। हाँ, और ये अर्जुन को एक मुश्किल में डाल देता है। एक तरफ इंसानियत और दूसरी तरफ खुद की सुरक्षा का डर। यही तो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व है। क्या आप एक अनजान खतरे के बावजूद किसी की मदद करेंगे? और अर्जुन ने अपनी इंसानियत को चुना। उसे लगा शायद कोई मुसाफिर होगा, गाड़ी खराब हो गई होगी या बस छूट गई होगी। उसने ट्रक धीमी की, ये सोचकर कि वो उसे आगे कहीं छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक पर पैर रखा, क्या हुआ? वो आदमी बिना कोई आवाज किए, बिना हिले डुले बस गायब हो गया। गायब हो गया मतलब? हाँ, बस हवा में गायब। मेरे लिए कहानी का सबसे अजीब और डरावना हिस्सा यही है। उसका दिखना उतना डरावना नहीं है जितना उसका इस तरह से गायब हो जाना। और यही तो अलौकिक घटना का सार है। ये भौतिकी के नियमों को तोड़ देती है। अगर वो भागता या जंगल में छिप जाता तो भी दिमाग कोई ना कोई तर्क ढूंढ लेता, लेकिन उसका बस न हो जाना, मिट जाना, ये अर्जुन के दिमाग के लिए एक झटका है। कहानी यहाँ एक नियम बना रही है। अगर आप रुकने की कोशिश करेंगे तो कुछ अजीब होगा। अर्जुन की प्रतिक्रिया भी बहुत असली लगती है। उसने जोर से ब्रेक मारी, ट्रक एक झटके से रुक गई। उसने साइड मिरर में देखा, पीछे मुड़कर देखा, पूरी सड़क खाली। कुछ सेकंड तो उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। फिर उसने खुद को समझाया, शायद नींद की कमी है, हाँ, या हेडलाइट्स की रोशनी का धोखा होगा। बिल्कुल। ये इंसानी दिमाग का एक बहुत ही सामान्य डिफेंस मैकेनिज्म है, बचाव का तरीका। जब हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे हम समझा नहीं सकते, तो हमारा पहला काम होता है उसे नकारना। मैं थका हुआ था, रोशनी ठीक नहीं थी, ये सब खुद को यकीन दिलाने के तरीके हैं कि दुनिया वैसी ही है जैसी हम उसे जानते हैं। वो किसी तरह खुद को संभालता है और तेजी से ट्रक चलाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जाहिर है ये घटना उसके दिमाग में घर कर जाती है। इस राज से पर्दा उठता है अगली सुबह, जब वो पुणे पहुंचकर एक चाय की दुकान पर रुकता है और शायद दिमाग को शांत करने के लिए वो दुकानदार को ये बात बताता है। और यहाँ कहानी में एक और किरदार आता है जो बहुत जरूरी है, चाय वाला। लोक कथाओं में ऐसे किरदार अक्सर ज्ञान के संरक्षक होते हैं। वो उस जगह के राज जानते हैं। हाँ, वो व्यक्तिगत अनुभव को एक बड़ी सामूहिक कहानी से जोड़ते हैं। बिल्कुल, एक सूत्रधार की तरह। और दुकानदार की प्रतिक्रिया वो देखने लायक थी। उसने अर्जुन की पूरी बात बहुत शांति से सुनी और फिर धीरे से सिर हिलाकर कहा, भैया आप उस मोड़ की बात कर रहे हो ना? ओह। इस एक सवाल से ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो अकेला नहीं है जिसने ये सब देखा है। ये एक बहुत शक्तिशाली पल है। ये अर्जुन के डर को 100 गुना बढ़ा देता है। जब तक ये सिर्फ उसका अनुभव था, तब तक वो इसे वहम मान सकता था। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने इसकी पुष्टि की, ये एक व्यक्तिगत वहम से एक साझा की हुई सच्चाई बन गया। सही कहा। अब ये सिर्फ उसका डर नहीं बल्कि पूरे इलाके का डर है। फिर दुकानदार ने वो कहानी बताई जो उस मोड़ से जुड़ी थी। उसने बताया कि कोई 10 साल पहले उसी जगह पर एक स्थानीय आदमी का देर रात एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वहीं मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और लिफ्ट मांगती है। और फिर उसने वो चेतावनी दी जो इस कहानी का दिल है। क्या? उसने कहा, लोगों का कहना है कि अगर आप उसके लिए पूरी तरह से रुक जाओ तो आप उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओगे। बाप रे, हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओगे? इसका क्या मतलब है? क्या वो आत्मा आपके ट्रक में बैठ जाएगी या फिर क्या आपकी भी मौत हो जाएगी और आप भी उसी के साथ भटकते रहेंगे? ये अनिश्चितता डर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। यही बात अर्जुन के दिमाग में भी आई। ये सुनकर उसे वो रात की घटना किसी फिल्म की तरह फिर से याद आई। उसे याद आया कि उसने ब्रेक तो दबाया था, लेकिन ट्रक पूरी तरह रुकने से ठीक एक पल पहले वो आदमी गायब हो गया था। और उसके मन में वो एक सवाल आया जो शायद किसी को भी डरा दे। अगर मैं 1 सेकंड पहले ब्रेक दबा देता, अगर मेरी ट्रक पूरी तरह रुक जाती तो क्या होता? और यही क्या होता अगर वाला सवाल ही असली डर है। कहानी का सबसे बड़ा डर उस घटना में नहीं है जो हुई, बल्कि उस घटना में है जो होते होते रह गई। बिल्कुल, इसे ही मनोवैज्ञानिक हॉरर कहते हैं। हाँ, ये खून खराबे पे नहीं बल्कि आपके दिमाग में एक बेचैन करने वाला विचार छोड़ने पर निर्भर करता है। ये कहानी खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है। सही कहा। उस दिन के बाद से अर्जुन की जिंदगी में एक छोटा सा
लेकिन स्थायी बदलाव आ गया। कहानी बताती है कि उसने उस पुराने हाईवे से जाना नहीं छोड़ा, शायद मजबूरी थी, लेकिन अब जब भी उस मोड़ के पास आता है तो ट्रक की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा देता है और शीशों में या सड़क के किनारे बिल्कुल नहीं देखता, बस सीधा देखता है और तेजी से निकल जाता है। अर्जुन का ये बदला हुआ व्यवहार उस घटना के गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दिखाता है। ये एक तरह का ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। वो अब उस जगह का सामना नहीं करना चाहता। 80 की रफ्तार से गुजरना और इधर उधर ना देखना, ये उसके डर की शारीरिक अभिव्यक्ति है। और कहानी की आखिरी लाइन बहुत असरदार है। राज अभी भी उस मोड़ पर खड़ा है, बस अपने लिए एक सवारी का इंतजार कर रहा है। ये एक बेहतरीन अंत है। ये कहानी को एक शाश्वत लूप में डाल देता है। अर्जुन तो उस रात बच गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। वो आत्मा या वो रहस्य आज भी वहीं मौजूद है, किसी अगले मुसाफिर के लिए। ये अंत सुनने वाले को एक अजीब सी बेचैनी के साथ छोड़ देता है। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक सुनसान सड़क का एक मोड़ एक स्थानीय कथा के साथ मिलकर किसी के जहन में हमेशा के लिए डर पैदा कर सकता है। हाँ, और ये कहानी बहुत ही सरल तरीके से गहरी बात कहती है। ये बताती है कि कैसे कुछ जगहें अपने अंदर कहानियों को, यादों को और त्रासदियों को समेट लेती हैं। वो मोड़ अब सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, वो एक कहानी है, एक चेतावनी है। अर्जुन का अनुभव हमें इंसानियत और आत्मसंरक्षण के बीच के उस महीन धागे के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। अगर वो उस रात नहीं रुकता तो शायद उसे कोई अपराध बोध होता, लेकिन रुकने की कोशिश ने उसे जिंदगी भर का डर दे दिया। बिल्कुल। और इस कहानी की खूबसूरती इसके अधूरेपन में भी है। हमें ये कभी पता नहीं चलता कि वो आत्मा सच में क्या चाहती थी। क्या वो बुरी थी, कोई शैतानी ताकत, या वो सिर्फ एक भटकी हुई अकेली आत्मा थी जो शायद 10 साल से बस अपने घर पहुंचना चाहती थी। सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। वो सवाल ये है कि उस मोड़ पर खड़ा वो आदमी कौन है? क्या वो 10 साल पहले हुए एक्सीडेंट का शिकार है, एक पीड़ित जिसकी आत्मा उसी अधूरे काम में फंसी हुई है? या फिर कहानी का एक और गहरा पहलू भी हो सकता है, क्या वो आत्मा अब खुद उस मोड़ पर होने वाले हादसों का कारण बन गई है, जो धोखे से लोगों को रोककर नए शिकारों का इंतजार कर रही है? वो एक पीड़ित है या एक शिकारी? इसका जवाब शायद हमेशा उस मोड़ पर ही खड़ा रहेगा,